नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभलेख में वर्णित है। तो हम जानते हैं कि जो प्रयाग स्तंभलेख है जो कि हरिशेन ने लिखा था, वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हूणों के आक्रमण की सूचना मिलती है। तो जो हूणों का आक्रमण हुआ था वो जब स्कंदगुप्त का शासनकाल था, उस दौरान हुआ था। तो इसकी सूचना हमको मिलती है भीतरी स्तंभलेख से। तो यहाँ पे एक गलती थोड़ी सी ये है, एक गांव भी लिखा हुआ है। भीतरी गांव तो कानपुर में है, लेकिन ये भीतरी स्तंभलेख जो है वो गाजीपुर जिले में है, स्थित है, उत्तर प्रदेश के। तो भीतरी स्तंभलेख इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न मंदिर दिए हुए हैं और उनका स्थान पूछा गया है। तो जो भूमरा का मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में सतना जिले में। यहाँ नागौद लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आज की स्थिति में देखेंगे तो ये सतना जिला है। तो ए भूमरा का जो मंदिर है, मतलब एक का तीसरा। फिर तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, ये जबलपुर में स्थित है। ये जबलपुर में स्थित है। दशावतार मंदिर देवलगढ़ झांसी में है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो और भीतरगांव का मंदिर, जो अभी ऊपर बात हो रही थी भीतर स्तंभलेख, वो गाजीपुर में है। और भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर में है। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। इसमें पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, ये आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब एक प्रश्न बनता है, गुप्तों का कारस्कर जाट बताने वाले प्रमुख विद्वान कौन से थे। तो किस विद्वान ने जो गुप्त हैं उनको कारस्कर जाट की श्रेणी जाट बताया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है भंडारकर। से पूरा नाम इनका है टी आर भंडारकर, एक इतिहासकार हुए हैं टी आर भंडारकर। इन्होंने जो गुप्त थे इनको ही कारस्कर जाट बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त राजवंश का संस्थापक था। गुप्त राजवंश का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। निम्नलिखित गुप्त राजाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो चंद्रगुप्त प्रथम हैं, श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच हैं, समुद्रगुप्त हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो श्रीगुप्त थे, जो सबसे पहले इनके संस्थापक जिनको माना गया, इनका जो कार्यकाल था वो था 240 से लेकर के 280 ईडी, मतलब ईस्वी तक। इसके बाद में अगले आते हैं घटोत्कच, ये हैं 280 से लेकर के 319 तक। इसके बाद अगले आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम, ये रहते हैं 319 से लेकर के 335 तक। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, जो रहते हैं 335 से लेकर 45 साल रहते हैं 380 तक। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, तब चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त। तो इसमें 2 3 1 4 ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने, क्योंकि उससे पहले जो घटोत्कच हुए हैं और इससे पहले श्रीगुप्त हुए, दोनों ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। इन दोनों ने उपाधि धारण की थी केवल महाराज की, चाहे घटोत्कच और इससे सबसे पहले श्रीगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर समुद्रगुप्त प्रथम ने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे कि इनका एक तो कविराज के रूप में जाना जाता है। एक महाराजा धीराज भी इन्होंने भी अपने आप को कहा था, क्योंकि महाराज धीराज के पुत्र थे तो स्वयं ही महाराजा धीराज हो गए आगे आने वाले उसके लिए भी। फिर अश्वमेध पराक्रम एक इनकी उपाधि थी। एक कविराज है, अश्वमेध पराक्रम है, पराक्रमांक भी है। तो इस तरह की इनकी कई जो हैं उपाधियां हैं। कविराज तो हुई, और एक जो बहुत ही अलग है, सर्वराजोच्छेता। माना जाता है इन्होंने बहुत सारे राजाओं को उनके राज्य से, उनका राज का विनाश कर दिया था। सर्वराजोच्छेता, ये भी इनकी उपाधि है। तो ये सारी उपाधियां, चंद्रगुप्त द्वितीय को तो विक्रमादित्य कहा जाता है, तो ये तो सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त को इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य के विषय में एक बात और भी है कि विक्रमादित्य इससे पहले भी शासक हुए हैं, जो 57 ईसा पूर्व, जिन्होंने उज्जैन के आसपास के क्षेत्र को जीता था। तो उनको भी उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। लेकिन एक चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए हैं
द्वितीय तो हुए थे बाद में। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल है वो 380 से 415 तक है। तो इस तरह से इनकी उपाधियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इन्होंने अपना जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था लिच्छवियों से किया था। क्योंकि इनका जो बेटा है चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहने पर गौरवान्वित महसूस करता था कि लिच्छवियों के जो दोहित्र मतलब नाती। तो ये भी मिलता है इसका वर्णन जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इनका इन्होंने इन्होंने जो लिखा हुआ है हरिशेन ने, उसमें लिच्छवी दोहित्र लिखा हुआ है। लिच्छवियों से इन्होंने विवाह किया था। चंद्रगुप्त की जो पत्नी का नाम है वो है क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था इन्होंने। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, तो कुमार देवी था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के प्रचलन में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। कहा जाता है कि जब इन्होंने पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र है मालवा और गुजरात वाला एरिया, वहाँ इन्होंने शकों को पराजित किया था। तो चूंकि शकों के शासन काल में चांदी के सिक्के पहले से चल रहे थे, तो उन्हें इन्होंने उन्हीं सिक्कों को कंटिन्यू किया। मतलब तो चांदी के सिक्के जो चलाने का चलन प्रचलन हो जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो ये चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के, मतलब एक तरफ राजा का फोटो होगा, एक तरफ रानी का वो मूर्ति अंकित होगी। तो इस तरह से फोटो अंकित होगा। तो इस तरह से उन्होंने राजा रानी सिक्के चलाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था, तो ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बात बहुत आसानी से सब कोई समझ सकता है। वो हरिशेन थे, जो उनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा था। निम्नलिखित किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के लेख के साथ अशोक का लेख भी मिलता है, तो ये भी प्रयाग स्तंभ लेख है। जैसे कि हम ये जो प्रश्न में आया है कि इसमें मूल जो स्तंभ था, स्तंभ लेख था, वो अशोक का था, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जो कि रानी जो थी कारूबाकी उनसे संबंधित था। और पहले ये स्थित था कौशाम्बी में, पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन बाद में अब इसमें वर्तमान में इलाहाबाद के जो किला है इलाहाबाद का उसमें स्थित है। तो इसी पे अशोक वाले स्तंभ पर ही समुद्रगुप्त के जो कवि थे हर्षेण, जिसकी प्रशस्ति लिखी हुई है, वो मूल जो लेख है वो अशोक का है, उसी पे इनका लिखा हुआ है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख जिसे कहा गया। निम्नलिखित किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर माना गया। जो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ अभिलेख है एक ही प्रमुख है, जो है प्रयाग स्तंभ लेख। इसी में इनको पृथु, राघव आदि बड़े बड़े नामों से भूषित किया गया है। समुद्रगुप्त ने अधोलिखित प्रकार के सिक्के जारी किए। अश्वमेध प्रकार का भी जारी किया था, परशु प्रकार का भी किया था, वीणा प्रकार का, क्योंकि वीणा बजाती हुई जो मूर्ति है वो प्रचलित है समुद्रगुप्त की। व्याघ्रहणन मतलब व्याघ्र को मारने वाला, गरुण प्रकार, ये सभी प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। तो इसमें जो आंसर है वो आंसर सी सही होगा, जिसमें सभी प्रकार के सिक्के शामिल हो जाएंगे। धरणबंदी उद्देश्य इस गुप्त का सम्राट का था। धरणीबंद मतलब पूरी धरती को बांधने वाला, धरती को जीतने वाला। तो ये भी समुद्रगुप्त से ही संबंधित है, ये सबसे प्रतापी राजा माने गए उस समय। तो इनके संबंध में ही जो हरिशेन ने लिखा है उसी में इस तरह के शब्द भी यूज किए गए, धरणीबंध। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राज्यों को जीता था, तो इन्होंने ये भी बहुत क्योंकि इनका बहुत ही विस्तृत राज्य था, इन्होंने दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था। जीत करके उनको फिर राज्य वापस भी कर दिया था इन्होंने। तो उस तरह से वहाँ पे वो राज्य फिर से उन्होंने किया, लेकिन इनके अधीन एक तरह से हो गए थे वो। तो 12 राज्य, इनका विवरण भी पूछ लिया जाता है कि वो 12 राज्य कौन थे और उनके शासक कौन थे जब इन्होंने उनको परास्त किया था, पराजित किया था। जैसे कि अगला प्रश्न में ही आ गया है कि दक्षिणापथ के राज्य कुछ दिए हुए हैं और उनके शासक दिए हुए हैं। जैसे कौशल है, इसको कई जगह दक्षिण कौशल भी कहा गया है। दक्षिण कौशल, महाकांतार, कौराल और कटुरा, इनके नामों में थोड़ा थोड़ा कई बार अंतर मिल जाता है। तो दक्षिण कौशल के जो राजा थे वो महेंद्र थे। दक्षिण कौशल के राजा थे महेंद्र थे। और इसके बाद पूछा है महाकांतार, महाकांतार के व्याघ्रराज थे। महाकांतार के राजा थे वो व्याघ्रराज थे। इसके बाद है कौराल, कई जगह कुराल भी मिलता है इसका,
तो ये मंतराज थे। कुराल के थे मंतराज। कई जगह मंटराज लिखा जैसे यहाँ पे, वैसे मंतराज भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है। अगला है कौटूर। कौटूर, अब यहाँ कौटूरा लिखा है, कई जगह कौटूर इसका मिलता है रिकॉर्ड्स में। तो ये थे स्वामीदत्त, जो कि इसमें अंतिम बचा है वो है स्वामीदत्त। इस तरह से इनके हम 12 में से हमने 4 को यहाँ पे देख लिया। कौशल के महेंद्र, महाकांतार के व्याघ्रराज, कौराल के मंतराज और कौटूर के स्वामीदत्त। इसके बाद तो इसमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा सही आंसर है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ए वाला हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। इसके बाद में फिर पूछा गया है, देखिए कुछ और 4 पूछ दिए यहाँ पे। कौटूर तो अभी हमने ऊपर देखा था, कौटूर के स्वामीदत्त थे, तो यहाँ पे सीधा सीधा ही जुड़ गया, सीधा सीधा सही है। यहाँ पे एडपल है, एडपल कई जगह इसको एडपल, एंडपल भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। एंडपल का दमन, ये भी ठीक है। कांची के विष्णुगोप, ये भी सही है। कांची के विष्णुगोप थे और अवमुक्त के थे नीलराज। इसमें सीधे सीधे ही सही सही जुड़े हुए हैं, पहले से ही ऑलरेडी सही है। 1 2 3 4 मतलब पहला ही इसका सही हो जाएगा। तो हमने इस तरह से 8 देख लिए, 12 में से 8 जो दक्षिण के राज्य थे जिनको हराया था समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा जो बचते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें जो बचते हैं वो हमारे पास है, एक थे यहाँ पे राज्य का नाम है देवराष्ट्र। देवराष्ट्र, और देवराष्ट्र के थे कुबेर। समझिए 9वां जो यहाँ पे है वर्णित। उसके अलावा जो बचे हैं, बेंगी, बेंगी के थे हस्तिवर्मन, हस्तिवर्मन। इसके अलावा जो बचता है हमारे पास कुस्थलपुर, कुस्थलपुर जगह का नाम है, और धनंजय इसके शासक थे, धनंजय। इसके अलावा जो हमारे पास बचते हैं, एक है पिष्ठपुर। इनके नाम भी कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और पिष्ठपुर के शासक थे महेंद्रगिरी। ऊपर तो महेंद्र थे, लेकिन यहाँ पे महेंद्रगिरी है। और एक और कोई छूटा है इसमें भी, कुराल, महाकांता और बेंगी, पल्लक एक और छूटा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक रिपीट हुआ था ऊपर। तो यहाँ पे पल्लक थे, पल्लक के राजा थे, पल्लक के थे उग्रसेन। इस तरह से ये सारे 12 राजाओं के नाम आ गए और उनके क्षेत्रों के नाम, जिनको समुद्रगुप्त ने विजित किया था। ये दक्षिण भारत के सारे राज्य थे। यहाँ पे बल्कि ये आई गए नीचे, देखिए बेंगी का राजा हस्तिवर्मन है, ये सही आंसर। पल्लक का राजा उग्रसेन है, देवराष्ट्र का कुबेर है। तो तीनों आ गए। जबकि कुरुस्थल का राजा विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त तो हमने देखा यहाँ पे विष्णुगुप्त कांची के थे, तो ए वाला ही गलत है। इसमें पूछा गया था सुमेलित नहीं है, तो ए वाला सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से हमने सभी 12 राज्यों को देख लिया। यहाँ पे समुद्रगुप्त ने प्रसभरण नीति लागू की थी, वो लागू किया था। अब ये कहा जाएगा पॉलिसी ऑफ वायलेंटली एक्सटर्मिनेशन। तो वायलेंटली एक्सटर्मिनेशन जो बात आई है, ये पूर्ण रूप से अधीन करने की। अब इसमें जैसे हमने ऊपर 12 राज्यों और राजाओं की बात की थी, इन्होंने जीता 12 राज्यों को और फिर से उन्हीं के हवाले कर दिया। मतलब पूर्ण रूप से नहीं जीता, आंशिक रूप से जीता, मतलब उनके अधीन रहे, लेकिन वो अपना राज्य करते रहे। लेकिन जब प्रसवरण की नीति थी, तो इसमें उन्होंने पूर्ण रूप से जीता है। तो पूर्ण रूप से जीता, तो ये प्रथम युद्ध में नहीं, द्वितीय युद्ध में हुआ था। आर्यव्रत के द्वितीय युद्ध में। पहले में कुछ राज्यों को केवल जीता था उन्होंने, जिनको पूर्ण रूप से जीतना था। तो कुछ राज्यों को जीता था, लेकिन सभी राज्यों को जो उन्होंने जीता है वो ज्यादा हुआ था द्वितीय युद्ध में। तो द्वितीय युद्ध इसका सही है कि पूर्ण रूप से जीते हुए राज्य कौन कौन से थे, उनको उन्होंने आयुर्वेद के द्वितीय युद्ध में जीता था। इसके बाद बात आती है प्रयाग प्रशस्ति में देवपुत्र शाहानुशाही संबोधन किया गया है कुषाणों के लिए। ये माना जाता है कि उस समय जो कुषाणों का शासन पंजाब की क्षेत्र में था, तो वहाँ के जो शासक थे वो अपने जो उपाधियां धारण करते थे, वो इस तरह के देवपुत्र करते थे, हाशी, हासा, पता नहीं, इस तरह का जो नाम थे उन्हीं की उपाधियां धारण करते थे। तो ये संबोधन कुषाणों के लिए किया गया है। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तो ये था मेघवर्ण। इसका भी उल्लेख मिलता है उसी प्रयाग प्रशस्ति में,
कि मेघवर्ण जो वहाँ का शासक था श्रीलंका का, उसने जो बोध गया है वहाँ पे एक वृक्ष लगाने के लिए परमिशन मांगी थी गुप्त से। तो इसलिए मेघवर्ण का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी उज्जैनी। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, जब उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे तो उन्होंने जो ये वाला मालवा वाला क्षेत्र है और गुजरात का जो कुछ क्षेत्र है वो विजित विजित किया था। तो इस क्षेत्र में भी उनका शासन हो गया था। तब उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी इनकी पाटलिपुत्र ही थी। जो जितने भी गुप्त थे इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। द्वितीय राजधानी जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए तो इन्होंने उज्जैन को, मालवा के आसपास के क्षेत्र को जब विजित कर लिया था तब इन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। अभी आजकल के जिस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं कथन और कारण के, असर्शन और रीजन के, उनको देख लेते हैं। गुप्तों की वैदेशिक नीति में वैवाहिक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो गुप्तों ने जो विदेशों से संबंध स्थापित किए उसमें वैवाहिक संबंध भी थे। जैसे कि हमने देखा चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने लिच्छवियों से विवाह किया तो मतलब उनसे संबंध हो गए। तो उस तरह से अपने क्षेत्र को भी उन्होंने विस्तारित किया था। तो ये सही असर्शन सही है, लेकिन इसका रीजन क्या सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह बाकाटक नरेश की पुत्री से किया, ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह बाकाटक नरेश से किया था। तो एक कथन ही जो कारण है वो गलत हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे? बाकाटक नरेश से। प्रभावती गुप्ता नाम से पुत्री थी उनकी, उनका विवाह किया था उन्होंने बाकाटक नरेश से, जो कि इधर मालवा के आसपास का क्षेत्र था उनका, बाकाटकों का। तो वहां से इन्होंने संबंध स्थापित किए। इस तरह से मालवा और जो पश्चिमी भारत का वो वाला क्षेत्र था गुजरात के आसपास वाला, वहां पे भी उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इसमें कथन सही है, कारण ही गलत है, क्योंकि इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का विवाह बाकाटक नरेश से किया था, ना कि अपना विवाह किया था बाकाटक नरेश की पुत्री से। तो ये कथन यहाँ पे कारण गलत हो गया। तो कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। अब इन्होंने पूछ लिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित राजा वंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध किनसे स्थापित किए थे? तो एक तो अभी हमने ऊपर देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाकाटक नरेश से अपनी बेटी का विवाह किया, तो यहाँ उसने संबंध स्थापित कर लिए, यहाँ वैवाहिक संबंध हो गए। दूसरा, लिच्छवियों से तो चंद्रगुप्त प्रथम का था, तो ये सही नहीं है। मौखरियों का भी कुछ यहाँ पे नहीं संबंध। नागवंश का मिलता है। नागवंश का इसलिए मिलता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की दो रानियों के बारे में मिलता है जानकारी हमको। तो पहली रानी थी इनकी ध्रुव देवी, और दूसरी थी कुबेर नागा। इनका वर्णन मिलता है कुबेर नागा। तो जो नागवंश की थी, तो यहाँ पे दो चीजें सही होंगी। बाकाटक नरेश से अपनी शादी की लड़की की, तो यहाँ पे बाकाटकों से संबंध हो गया। और नागवंश जो उनकी एक रानी थी कुबेर नागा, वो नागवंश की थी। तो इस तरह से दो राजवंशों से उनके संबंध स्थापित हुए। तो एक और दो, ए ऑप्शन इसका सही है। महरौली जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नामक राजा मिलता है। तो चंद्र नामक राजा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, जो कि प्रसिद्ध है महरौली का लौह स्तंभ, जिसमें कोई जंग नहीं लगता है इतने हजारों साल के होने के बावजूद। क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल जो हम देखते हैं वो हमारा 380 से लेकर के 415 तक है। उस लगभग कितने साल हो गए तब से अभी वो अगली जगह पे है, लेकिन फिर भी उसमें नहीं लगा। तो जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया कार्यकाल फिर से, तो ये कितना हमने देखा अभी 380 से लेकर 415 चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है। अब इसमें कुछ पदाधिकारी और अ, उनके जो वो हैं कार्य क्या थे, उस तरह से अब चीजें आई हुई हैं। तो देखिए उपरिक है। तो उपरिक क्या होता था? उपरिक जब इकाइयों की बात होती है कि ग्राम थे, आगे इस तरह की जो इकाइयां थी गुप्त काल में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो जो भुक्ति है, भुक्ति जिसको माना गया स्टेट या प्रांत की तरह माना गया, उसका जो शासक, उसका जो अधिकारी होता था वो होता था उपरिक। तो उपरिक एक तरह से यहाँ पे स्टेट का जो होता है वो होता है राज्यपाल, यानी उपरिक राज्यपाल की तरह हो गया। ठीक है, उपरिक हो गया हमारा राज्यपाल की तरह, जैसे कि कोई राज्यपाल होता है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। अगला जो आता है बलाधिकृत। बलाधिकृत होता है सेना का सर्वोच्च अधिकारी, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। और इसके बाद है दंडपासिक और विनय स्थितिपरक, विनय स्थिति स्थापक। तो विनय स्थिति स्थापक कई जगह इसको कानून और व्यवस्था का मिलता है, कई जगह शिक्षा विभाग का मिलता है। तो ये
पहला होगा इसके लिए। तो बचा हो हमारे पास कि दंड पाशिक बचा, दंड पाशिक पुलिस का मुख्य अधिकारी। तो इस तरह के जो अधिकारी हैं जितने भी इनके, और भी पदाधिकारी हैं इनके, उनको भी हमको देख लेना चाहिए जब कोई परीक्षा देने जा रहे हों। जैसे महासेनापति माना जाता है, सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको। रणभंडागारिक माना जाता है, जो सेना की आवश्यकताएं होती हैं, जो भी यूटिलिटीज होती है उनकी पूर्ति करने वाला। महासंधि विग्राहक युद्ध और शांति का अधिकारी माना जाता है उसका। इसी तरह से महाअक्षपटलिक अभिलेख का अधिकारी, सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का अधिकारी। तो इस तरह के सारे अधिकारियों को एक बार देख लेना उचित होता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो मौर्य वंश हो गया चाहे आपका गुप्त वंश हो गया। तो जो हमारी क्वेश्चन बुकलेट है इसमें जिस तरह के प्रश्न आएंगे उन सबको हम डिस्कस करते चलेंगे। अब अगला प्रश्न बनता है, गुप्त काल में कौन सा अधिकारी वर्तमान के प्रशासनिक अधिकारियों में आईएएस जैसा कार्य करता था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में। तो एक कुमारामात्य माना जाता है, जो राजा का बेटा होता था, कुमारामात्य के रूप में वही रहता था। तो इस तरह से इसमें प्रश्न का सही आंसर है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, रणभांडागाराधिकृत, महादंडनायक, महाप्रतिहार, भट्टाश्वपति। तो देखिए कुछ तो चीजें वैसे देखने में पता लग जाती हैं। भट्टाश्वपति, अश्वपति यहाँ पे आ गया तो सीधे यहीं जुड़ जाएगा ये। अभी हमने बात की थी रणभंडागाराधिकृत हो गया यहाँ पे, तो ये सेना का रण भंडार का भंडार की बात करेंगे तो ये यहाँ से हो गया इसका। इसके बाद में देखिए महाप्रतिहार, प्रतिहार ये जो कि दरवाजे पे रहते थे, यानी पूरे उसके जो मालिक होते हैं, आने जाने कौन आ रहा है कौन नहीं तो इस तरह से यहाँ से ये हो गया। और बचा कौन सा हमारा? महादंडनायक। दंडनायक तो न्यायाधीश ही होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को इस तरह से हम कर सकते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति था, तो ये थे वीरसेन हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति। और अगर कोई जैसे सबसे प्रतापी राजा इसमें हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय तो थे ही, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का अगर पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त के सेनापति कौन थे, तो एक प्रश्न यहाँ से भी ले सकते हैं हम। समुद्रगुप्त के जो सेनापति थे उनका नाम था तिलभट्टक। तिलभट्टक, ये थे समुद्रगुप्त के सेनापति। प्रश्न से ही प्रश्न कई बार इस तरह से बन सकते हैं कि चंद्रगुप्त का पूछ लिया तो अगली बार हो सकता है कि समुद्रगुप्त का जिक्र कहीं आ जाए। इस तरह से एक दो प्रश्न और देख लेते हैं इसके। तो फाहियान के विवरण जो मिलते हैं जिसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में कानून व्यवस्था की स्थिति थी, दंड विधान अत्यंत कठोर था कि मृदु था, अपराध बहुत कम थे, कि बार बार अपराध करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था, राजा के दंड पे लोग। तो जो इनका फाहियान का विवरण है उसमें पता लगता है कि दंड विधान अत्यंत मृदु था, फिर भी अपराध बहुत कम होते थे। तो ये इसमें ऑप्शन इस तरह से, ये वाला ऑप्शन सही है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, किस सम्राट के दरबार में नवरत्न थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नवरत्न थे, वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे नवरत्न। अब वो नवरत्न कौन कौन थे ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि नवरत्नों के बारे में बताइए। तो नवरत्न कौन कौन से थे? कुछ तो नाम सब जानते हैं पहले से, कि एक तो कालिदास थे। कालिदास जो संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। एक नाम धन्वंतरी का भी लोगों को, धन्वंतरी, ये भी आसानी से लोगों को पता रहता है। एक बराह मिहिर, एक खगोल विज्ञानी थे, बराह मिहिर। एक अमर सिंह, इनके नाम से इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया बनाया था, समझिए हिंदी की अ, अमर कोश कहा जाता है उसको। तो ये तो सामान्य से जो लोग नॉर्मली सभी जानते हैं। इसके अलावा छपणक, छपणक, छपणक जो थे ये ज्योतिष से संबंधित, इन्होंने ज्योतिष के ऊपर ग्रंथ लिखे होंगे। छपणक हो गए। इसके अलावा एक संस्कृत व्याकरण के थे बररुचि, बररुचि। इस तरह से हमने अभी 6 देख लिए हैं। इसके अलावा बचते हैं कौन कौन से इसमें? एक संस्कृत के कवि और बचते हैं, घटकरपर, घटकरपर, एक घटकरपर बचते हैं। एक अलावा एक वास्तु कला से संबंधित थे, इनका नाम था शंकु।
और एक थे बेताल भट्ट। कई जगह इनको जादू से संबंधित बताया गया है। बेताल भट्ट। इस तरह से ये नौ नवरत्न थे जो कि दरबार में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इनके नाम भी एक बार मिलान के लिए हो सकता है, कभी पूछ लिया जाए कि कालिदास कैसे संबंधित थे। कालिदास कवि थे, बराहमिहिर ज्योतिष से वो से संबंधित थे, खगोल से संबंधित थे, छपड़क संस्कृत व्याकरण से संबंधित थे, धन्वंतरी औषधि यानी उस समय चिकित्सा से संबंधित थे, अमर सिंह इन्होंने अमरकोश बनाया था, शब्दकोश, वरुरुचि ये व्याकरण संस्कृत व्याकरण से संबंधित थे। इस तरह से सभी को एक बार देख लेने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे कि इस तरह से गुप्त काल में कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं। धन्यवाद।